इस बार हम जा रहे हैं मानिला मंदिर। चल झूठा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। मानिला मंदिर एक ऐसी जगह है जो बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत ही सुंदर जगह है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो मंदिर, मानिला मंदिर की वीडियो आप पूरी देखिएगा। मानिला मंदिर आपको बहुत पसंद आएगा। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम इसके बारे में आपको बताएंगे। अभी यहाँ के ट्रस्टी हैं नंदन मनराल जी, तो हम उनसे बात करेंगे और वो आपको बताएंगे कि यहाँ की क्या मान्यताएं हैं
और बाकी सारी चीज़ों के बारे में। तो आइए बात करते हैं मनराल जी से। जी मनराल जी, तो आप हमें बताइए यहाँ मंदिर के बारे में, जी यहाँ आसपास के बारे में, और क्या यहाँ की मान्यताएं हैं और जी क्या महत्वता है मंदिर की। इसमें सर ऐसा है, इस मंदिर का एक बहुत पुराना इतिहास है। तब यहाँ राजा रजवाड़ों का शासन होता था। तो इस मंदिर की स्थापना मुख्य रूप से 1388 में हुई थी, 1488 में। तब यहाँ पे कतिरी राजाओं का शासन था और इसमें अंतिम कतिरी राजा ब्रह्मदेव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। और निर्माण भी एक नाटकीय ढंग से हुआ। एक नाटकीय घटना उस समय ये हुई कि चंद राजाओं का शासन था और तत्कालीन चंद राजा जो थे वो उस समय तो राजा रजवाड़ों में वही लड़ाई की परंपरा थी और विस्तारवादी नीति के तहत उनका काम चलता था। तो चंद राजाओं ने यहाँ पे अटैक कर दिया था चौखुटिया में। उस समय राजधानी चौखुटिया थी लखनपुर में जी। तो चौखुटिया में जब राजधानी लखनपुर थी, वहीं से राज्य का संचालन होता था। तो इन्होंने वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा मारकाट की, तो मारकाट के तहत उस समय जो राजा थे उन्होंने सदी का प्रस्ताव रखा चंद राजाओं के सामने कि नियति जनता पर अत्याचार मत कीजिए। अगर आपको राज्य की ही ललक है, राज्य की ही इच्छा आप रखते हैं, तो मैं राज्य देने को तैयार हूँ, बशर्ते आप नियति जनता को मत मारिए। वो लोग उस समय कैरारों से, यहाँ बोरारो से नरसंहार करते हुए आए। बोरारो से यहाँ कैरारो से पराहाट। उस समय नदी का किनारा ही ज़्यादा सुगम होता था रास्ते के लिए। तो भिक्यासैन में उनका डेरा पड़ा था चंद राजाओं का, और उन्होंने मैसेज दिया वहाँ से लखनपुर से। यहाँ उनका मैसेंजर आया कि आप अत्याचार बंद करिए और आपको जो चाहिए वो हम देने को तैयार हैं। तो फिर उसमें एक संधि हुई कि रामगंगा को सीमा मान करके इसका पूर्वी हिस्सा चंद राजाओं के आधिपत्य में रहेगा और पश्चिमी हिस्सा यहाँ से पछुआ दून का इलाका है आपका, कालागढ़ बिजनौर का इलाका जो है पछुआ दून के नाम से जाना जाता है। तो पछुआ दून का इलाका जो है उनका अपना राज्य रहेगा। तो उसके तहत उन्होंने वहाँ से राजधानी छोड़ करके, राजधानी यहाँ से एक छोटा सा नीचे एक गांव है हमारा सैणमान, उसको राजधानी बनाया और अपनी कुल देवी, मुख्य रूप से ये भगवती का जो विग्रह है ये चंडिका का है। तो कतिरी राजाओं की जो कुल देवी है वो चंडिका ही है। आप जहाँ भी देखेंगे मंदिर, उत्तराखंड के जितने भी मंदिर देवी के मंदिर देखेंगे उनमें सब चंडिका की ही विग्रह है। तो फिर वो अपनी कुल देवी को यहाँ पे ला करके यहाँ पे स्थापित किया और यहीं से राज्य संचालन किया। वो राज्य भी बहुत कम रहा क्योंकि बीच में फिर कुछ समय तक चंदू ने मतलब इन्होंने कतिरी राजाओं ने शासन किया। उसके बाद फिर इनके अलग अलग हिस्से बनते गए, भाई लोगों की संख्या बढ़ती गई, बंटवारे होते गए। तो फिर बाद में इन्होंने यहाँ पे गोरखा लोग आ गए जी। हाँ, गोरखा लोग आए जब, तो गोरखा लोगों ने चंदू को भी ख़त्म कर दिया और इनको भी ख़त्म कर दिया। उन्होंने बहुत लूटपाट किया चंदू ने, नहीं गोरखों ने जी। तो गोरखों का जब शासन आया तो गोरखों के शासन पे फिर अंग्रेज आए। तो मुख्य तौर पे 1488 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी। और मंदिर के उस समय के जो मंदिर के अवशेष हैं वो केवल 2 मंदिर आज भी अपनी गाथा यहाँ पे बताते हैं। 2 मंदिर अभी आपने आंगन में देखा होगा, वो पाषाण मतलब उस समय पत्थर के बने हुए मंदिर हैं। वो मंदिर आज भी एज इट इज वैसे ही है। और यहाँ पे जो भगवती का मंदिर था वो बड़ा विशाल मंदिर था। उस विशाल मंदिर का गुम्बद भी बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी वो विशालता की वो अपने उसको फेस नहीं कर पाया। दैवीय आपदाएं, तूफान हैं, अतिवृष्टि है, कई चीज़ें ऐसी आई कि वो मंदिर जो है क्षतिग्रस्त होता रहा। तो क्षेत्रीय जागरूकता बहुत कम थी। गोरखे चले गए, गोरखों के बाद अंग्रेज आए, उन्हें कोई लेना देना तो था नहीं। तो मंदिर जो टूटता गया। ये छोटे मंदिर होने की वजह से ये सुरक्षित रहे। तो बाद में फिर क्षेत्रीय जनता ने, जब अंग्रेजों का समय था, अंग्रेजों के समय में क्षेत्रीय जनता ने अपने ढंग से, न तो फिर वो कुशल कारीगर रहे,
तो इसमें ऐसा है कि मुख्य रूप से हमने अन्य देवी देवताओं के तो मंदिर बनाए ही हैं, लेकिन इसमें 2 ऐतिहासिक चीज़ें बनी हैं। 2009 से 2022 तक का जो पीरियड रहा है, मंदिर तो सभी जगह बने, एक से एक आलीशान मंदिर बने हैं पूरे उत्तराखंड में। मतलब हम लोगों का प्रयास तो बहुत छोटा है, लेकिन लोगों के बड़े बड़े हो रहे हैं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात ये रही है, एक तो हमने उत्तराखंड के जो लोक देवता हैं, जिनको लोग केवल मानते थे आज तक, उनके बारे में उनकी तस्वीरें कैसे होती हैं और उनका और किस तरीके की वो व्यवस्था रही होगी, वो उसके बारे में शायद ही कम लोगों को इसका अनुभव होगा। तो हमने उसमें उत्तराखंड के जो प्रमुख लोक देवता हैं, उन लोक देवताओं की मूर्तियाँ भी यहाँ पे तैयार की, और उसके जो छायाकार रहे हैं मूर्तियों को, जो उसके छाया चित्र जिन्होंने तैयार किया, वो हैं, आप सब जानते होंगे, गीता धाम में यहाँ डॉक्टर यशोधर मठपाल के नाम से हैं, पद्मश्री जी। तो रेखा चित्र उनके माध्यम से तैयार हुए। फिर हमने इनको आपके नीचे यहाँ उड़ीसा भेजा, उड़ीसा से वो मूर्तियाँ बन करके आई। वो 15 मूर्तियाँ हैं, तो उन 15 मूर्तियों की स्थापना हमने फिर यहाँ पे की। तो उसका यहाँ पे उनको स्थापित करने का भी जो हमारा लक्ष्य था कि हमारी लोक संस्कृति जो है धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो क्या सीखेंगी, हम जब उनके लिए कुछ कर ही नहीं रहे तो उनको क्या, वो क्यों मानेंगे उस चीज़ को। तो उसके लिए भी हमने उनका एक पूरा विवरण दे रखा है। मूर्ति की स्थापना हुई है, काले पत्थर की मूर्तियाँ हैं वो सारी, और मूर्ति की स्थापना के बाद उसका संक्षिप्त विवरण भी दिया है। एक गोल देवता है, उनका क्या इतिहास रहा है और क्यों हम अपना उनको इष्ट मानते हैं। नरसिंह देवता हैं, उनको कैसे स्थापित किया गया, कहाँ उनका प्राकट्य हुआ। उसी प्रकार सेन देवता हैं, तो ये इस प्रकार के बधाड़ देवता हैं। तो ये सारे गढ़वाल और कुमाऊं दोनों का हमने सामंजस्य किया उसमें। और वर्तमान में ये नवग्रह उत्तराखंड सरकार ने केवल एक काम कर रखा है कि नवग्रह सर्किट में जोड़ रखा है इसको, ताकि बाहर का जो तीर्थयात्री है उत्तराखंड की यात्रा में अगर वो निकले तो उसको यहाँ आने का मिले। लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सरकारी आंकड़े जितने भी हैं साहब, उन पर सहज में विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसके पीछे भी उनके अपने स्वार्थ छिपे हुए होते हैं, बहुत बड़े स्वार्थ छिपे होते हैं। तो खैर हमें उससे इतनी गहराई में हमने कहाँ जाना है, हमारी तरफ से वो करें या न करें, लेकिन आम लोगों को एक जरूर दिशा मिलेगी और हमारी आने वाली पीढ़ियों को उससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, ये हमारी इच्छा थी। और एक दूसरी चीज जो है सर, ये स्थान बड़ा रमणीक है। पूरी हिमालय की हिम श्रृंखला जो है आपके यमुनोत्री से, यानी बंदरपुर से लेकर के नवी ढांग और उससे आगे नेपाल की चोटियां जो है यहाँ से दिखाई देती है। शायद ही उत्तराखंड का कोई स्थान ऐसा होगा जहाँ से दिखाई देती होंगी, लेकिन दिखाई नहीं देती आमतौर पे इसके अलावा। तो वहाँ पर हमने ऊपर हमने एक ध्यान केंद्र बना रखा है, मेडिटेशन, जहाँ पे आम आदमी वहाँ पे मेडिटेशन कर सकता है इसके लिए। और इस स्थान को मेडिटेशन बनाने के लिए, मेडिटेशन हॉल बनाने की ज़रूरत हमको इसलिए पड़ी क्योंकि हिमालय क्षेत्र की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं अपने। और यहाँ पे अगर वो एकाग्रचित्त होकर के बैठे तो हिमालय से बहने वाली जो ऊर्जा जो सूक्ष्म रूप से प्रभावित होती है वो उसको अपने में ऑब्जर्व कर सकता है और उसका पूरा लाभ ले सकता है, समाज को दे सकता है, एक स्वस्थ जीवन जी सकता है। तो ये सारी चीज़ें मुख्य रूप से जो भारतीय संस्कृति है हमारी, उसी संस्कृति पर ही आधारित है जी। और हम ये चाहते हैं कि निकट भविष्य में देश दुनिया के अधिकांश लोग यहाँ पे आएँ और उसमें ध्यान के लिए यहाँ पे आरक्षण कर लें, आरक्षित कर लें अपने उसको, चाहे वो 10 दिन रहें, 20 दिन रहें या 1 महीना रहें, तो यहाँ पे उस ऊर्जा को वो ले सकते हैं। उसी उद्देश्य से हमने यहाँ पे ये ध्यान केंद्र की स्थापना की थी। अच्छा, यहाँ पे आने के लिए सबसे सही मौसम कौन सा रहेगा? रास्ता भी और मौसम भी, क्योंकि शायद यहाँ पे काफ़ी स्नोफॉल भी होता है। वैसे
असल बात यहाँ पे जब स्नोफॉल होता है तो स्नोफॉल में ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है। दिक्कत इसलिए नहीं आती है कि यहाँ पे लकड़ियों की भी हम पर्याप्त व्यवस्था करते हैं। अगर जंगल का इलाका है, बाय द वे बिजली चली गई और कोई संसाधन यहाँ पे है नहीं, तो ऐसे में हम यहाँ पे पर्याप्त लकड़ियों की व्यवस्था कर लेते हैं। बड़ी अंगीठियों में कोयला बना करके फिर हम उनके आवास पे भी उन कोयलों को रख करके कमरे की ठंडक को दूर करते हैं, तो वो लोग यहाँ पे अपने आराम से रह सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे मेडिटेशन करने में नहीं आएगी। और मुख्य तौर पे मेडिटेशन करने का जो अपना समय है, उस समय तभी है जब हिमालय का बिल्कुल पूर्ण दर्शन होता है, हिमालय खुला हुआ रहे उस समय जी। और हिमालय की जो ऊर्जा है खुले में ज़्यादा लाभदायक होती है और वैसे भी मन को भी अच्छी लगती है जी। तो उसमें हमारा यही अपना एक प्रयास है कि अक्टूबर लास्ट से आपके फरवरी तक ये 4 महीने जो हैं मेडिटेशन के लिए सबसे उपयुक्त हैं यहाँ पे। वैसे तो हिमालय का दर्शन अप्रैल में भी हो जाता है, मतलब अगर मौसम खुला हुआ रहे, नमी ना हो, नमी बनी हुई रहे तो हिमालय बड़ा अच्छा खुल करके दिखाई देता है। तो ये उसका हमारा अपना वो करना है। और ये सारी है भारतीय सनातन संस्कृति की कि हम सेवा क्या कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम देश दुनिया को क्या संदेश दे सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा स्थान है। और संभवतः उत्तराखंड में ये पहला ध्यान केंद्र है, मतलब जहाँ से संपूर्ण हिमालय का दर्शन होता है। इससे हालांकि हिमालय के नज़दीकी क्षेत्रों में भी, उत्तरकाशी में भी हो सकता है और चमोली वगैरह इन जगहों में भी हो सकता है, लेकिन उन जगहों से हिमालय का केवल एक छोटा सा पार्ट दिखाई देता है। जबकि यहाँ से यमुनोत्री से लेकर के नवीढांग और नेपाल तक की जितनी चोटियाँ हैं वो सारी चोटियों के दर्शन होते हैं। तो आदमी तो भावमुग्ध हो जाता है। वैसे ऐसा एक स्थान है।